हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था मुगल का डिक्लाइनेशन, ब्रिटिश का आगमन होगा। उसके पहले हमें ये जानना था कि इंडिया का कंडीशन 18th सेंचुरी में कैसा था। हम लोगों ने जान लिया था कि मुगल मतलब इंडिया में बहुत सारे राजाओं महाराजाओं का शासन था, तो वो कमज़ोर पड़ेंगे। उसके बाद फिर ब्रिटिश आएंगे, तो उसमें से एक मुगल का जो कि पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके बैठा हुआ मुगल, उसका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ वो हम लोग पढ़े थे। तब यहाँ पे आसान होगा ब्रिटिश का आना। आज हम लोग देखते हैं कि यूरोपियंस का आगमन। यूरोपियंस का आगमन मतलब इंडिया पे किसी एक कंट्री ने आके व्यापार नहीं किया था। एक कंट्री इंडिया आके इंडिया को गुलाम बनाए, ऐसा नहीं था। बहुत सारे कंट्रीज आए थे और आने का मकसद सिर्फ एक ही था, व्यापार करना। अब व्यापार उस टाइम, अब यूरोप क्या है पहले वो हम लोग समझते हैं। हमारा वर्ल्ड मैप में जो ये एरिया है, ये एरिया, यहाँ पे ये अफ्रीका हो गया और यहाँ पे हमारा इंडिया, तो यहाँ पे यूरोप एग्जिस्ट करता है। यूरोप है क्या? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कि बहुत सारे देश हैं। हमारा अर्थ पहले अर्थ जो है एक तरह से जो लैंड, मतलब 71% वाटर है, बाकी जो लैंड है वो पहले एक जगह इकट्ठा था ऐसे, फिर वो टुकड़ों में बांटता गया और ऐसे फैलते गया। तो बाद में जाके क्या हुआ कि ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ये बड़े बड़े लैंड मास, बड़े बड़े एरिया अर्थ पर जाके बिखर गए, ऐसे प्लेट्स अलग अलग हो गए और यहाँ पे फिर सिविलाइजेशन बस गए। तो एक एक बड़े बड़े मास जो है लैंड के, उस पर बहुत सारे देश बसे, यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग। इसी तरह से मतलब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी और वो एक लैंड हो, एक मास हो, लैंड मास हो। तो इस तरह से हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। उसमें से एक एशिया कॉन्टिनेंट है, ये इस एरिया वाला जी, ये एशिया कॉन्टिनेंट हुआ, ये एक कॉन्टिनेंट हुआ, यहाँ एक कॉन्टिनेंट, एक पूरा मास जो हुआ लैंड का उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो उसी में से ये जो एरिया था ये था यूरोप। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज थे, जैसे कि फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, वो सब यहीं से आए थे इंडिया। आने का रीज़न व्यापार। अब यूरोप क्या है हम लोग जान गए। यूरोप में उस टाइम में कैसा क्या था वो जानते हैं। यूरोप का आगमन में हम लोग जानते हैं कि वहाँ क्या था। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था यूरोप में। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो गया था। तर्क शक्ति, ड्रेसनलिटी, ये तीनों को अलग अलग से हम लोग समझते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वहाँ पे मशीनीकरण हो गया था, फैक्ट्रीज वगैरह बन गए थे, व्यापार हो रहा था। और साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब उनका जो ब्रेन है वो इस तरह से डेवलप हो गया था कि वो कोई भी चीज़ पे ना तर्क करते थे। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग को बोला जाए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो हम लोग उस पर एवं ही नहीं मान लेंगे हाँ या नहीं, उस पर हम लोग एविडेंस ढूंढेंगे। मतलब कोई भी चीज़ पे क्यों वाला जो सवाल कर देना, ये होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट और तर्क शक्ति। माइंड डेवलप था उन लोगों का। जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो लोग तब हो चुके थे। इंडिया में उस टाइम रिलीजन, रिलीजियस, कास्ट वगैरह ये सब में सब उलझे हुए, लेकिन ये सब, इस सब पे उनकी का ध्यान नहीं था और ये इन सब पे आगे थे। जब इतना सब होने के बावजूद उन्हें चाहिए क्या था? इंडिया वो आएंगे क्यों? उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, चीप लेबर और मार्केट। इस तरह की और भी, मतलब समझने के लिए इतना काफ़ी है कि रॉ मटेरियल मतलब कोई भी रॉ मटेरियल, आप फैक्ट्री चला रहे हैं उसमें भी हम लोग को सामान, बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, वो इंडिया में भरपूर मात्रा में भरी पड़ी थी। रिसोर्सेज, सबको पता है इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, जैसे कि कोल, लोहा, स्टील, सोने की चिड़ियाँ कहा जाता था। इतने राजा मुगल वगैरह जो इतना विशाल विशाल राजा यहाँ पे आए, मराठा वगैरह, वो लोग यहाँ पे इतना समृद्ध कैसे थे? वॉर करते थे। वॉर में इतना कोई कोई बलशाली, कोई कम बलशाली कैसे होते थे? एरिया के मुताबिक। मान लीजिए किसी के पास आयरन संसाधन भारी भरपूर मात्रा में है, तो वो लोग वॉर में जो औजार हथियार बनाने का मात्रा बढ़ जाता था उन लोगों के पास। तो संसाधन भरपूर मात्रा में इंडिया में अवेलेबल था। चीप लेबर्स, चीप लेबर्स का मतलब वहाँ जब साइंटिफिक टेम्परामेंट था, दिमागीकरण, दिमाग उन लोगों के पास हो गया, तो वो लोग हाई डिमांड करते थे कोई भी काम करने के लिए वहाँ के लेबर्स। और इंडिया में चीप लेबर में भी काम, मतलब सस्ते लेबर मिलते थे, मिलते नहीं थे, मतलब वो लोग ज़्यादा डिमांड करते थे। और यहाँ पे बाहर से यदि मजदूर लाएंगे तो वो कम पैसे में भी काम कर लेंगे,
तो वही डिमांड, वही उन लोगों को चाहिए था इंडिया आने का रीज़न एक ये हो गया। और यहाँ मार्केट फैलाना, यहाँ पे अपना मार्केट फैला के अपना सामान बेचना करना, ये सब हो गया। ये सब रीजन था कुछ जिसके वजह से वो यहाँ आना चाहते। ऐसे तो एक ये रीजन सिर्फ इंडिया नहीं, यहाँ देखिए, इसीलिए वो यूरोप अन्य देशों में उपनिवेशवाद स्थापित किया। यूरोप में जितने कंट्रीज थे वो सिर्फ इंडिया में ही आके अपना राजस्व नहीं जमाए। उपनिवेशवाद मतलब कहीं जाके अपना एरिया फैला देना और मार्केटिंग करने लगना, वहाँ पे अपना राजस्व जमा देना, अपना नीति जिसे बोल सकते हैं अपने अंडर कर लेना उस जगह को। ये चीज़ कॉलोनियलिज्म बोलते हैं इसको। ये सिर्फ इंडिया में नहीं किया था, यूरोप में जब ऐसा फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप हो गया था इतना, तो वो लोग ये ना इंडिया में सॉरी वर्ल्ड में एक्सपेंड हुए, कहाँ कहाँ पे वो अपना मार्केट फैला सकते हैं। जहाँ जहाँ उन लोगों को रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, चीप लेबर ऐसे ऐसे चीज़ें दिखी, वहाँ वहाँ अपना कॉलोनिज्म स्थापित कर दिया। तो उसमें से एक हमारा भारत था। और भारत सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इस सब चीज़ की कमी नहीं थी। तो पहले हमने देखा था, अच्छा आगे बात करेंगे। फर्स्ट कंट्री यूरोपियंस में बताए हम कि बहुत सारे कंट्रीज़ है। ये हमने देखा कि क्या क्या था वहाँ पे, जैसे कि ये बैकग्राउंड हो गया उनका, किस लिए आना चाहते थे और उन्होंने क्या किया। अब यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज थे इस जगह पे, तो यहाँ से सबसे पहला कंट्री कौन सा था जो कि इंडिया आया था? पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ वॉज द फर्स्ट कंट्री जो कि इंडिया आया। उसमें से एक पर्सन, सबसे पहला पर्सन वास्को डी गामा, जो कि 1498 में सी रूट खोजा। सी रूट खोजा मतलब यहाँ से वो समुद्री मार्ग के थ्रू इंडिया में एंटर किया था। इस जगह का नाम याद रखिएगा, कैप ऑफ होप। यहाँ पे रुका, उसके बाद यहाँ से, ये एग्जाम में पूछा गया है। वास्को डी गामा यहाँ से कहाँ रुके थे? कैप ऑफ होप में, फिर यहाँ से इंडिया एंटर किए थे। तो ये जो सी रूट है, समुद्री मार्ग, वो वास्को डी गामा ने खोजा था। 1500 में पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल, ये भी वास्को डी गामा जैसा ऐसे ही ट्रैवल करके व्यापार फैलाने वाला इंसान आया ईस्टर्न सी में। उसके बाद वास्को डी गामा के बाद ईस्टर्न सी में, इंडियन ओशियन में। ईस्टर्न सी बोले तो पेनिनसुलर एरिया जो होता है, पेनिनसुलर एरिया मतलब इंडिया का जो ये एरिया होता है ना, पेनिनसुला मतलब जो एरिया जो कि पानी से 3 भाग से घिरा हुआ, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर एरिया। तो उसमें ईस्टर्न तरफ यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन है, सॉरी इस तरफ, इस एरिया में ईस्टर्न सी तरफ इंडियन ओशियन है, जहाँ पे इसने अपना सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश किया। सुप्रीमेसी का मतलब प्रभुत्व, राजस्व जमाया अपना। कौन? पेड्रो एल्वेरिस कैब्रल। वास्को डी गामा सी रूट दिखाने के बाद ये आया, उसका 1500 में सुप्रीमेसी अपना इस्टेब्लिश किया इंडियन ओशियन में। कहा जाता है ना कि जो मेन नींव रखा, जो फाउंडेशन रखा ना मेन पोर्तुगीज में से, वो था ये अल्फोंसो डे एल्बकर्ग। ये गवर्नर था, इसको पोर्तुगीज का गवर्नर अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज, मतलब गवर्नर इसको नियुक्त किया गया पोर्तुगीज का, अल्फोंसो डे एल्बकर्ग। इसने अपना रियल फाउंडेशन रखा इंडिया में, पोर्तुगीज में से इसने। ये बीजापुर को सबसे पहले कनकर्ड किया, मतलब कनकर्ड मतलब खुद में मिला लेना। कब? 1510 में। और ऐसे ही इसने एक और चीज़ अपना कंट्रीज़ के लोगों को क्या कह दिया था कि इंडियन से शादी करो और ख़ुद को फैलाओ। ऐसे इसी तरीके से जब ये 1500 से लेकर जब फैलना स्टार्ट हुआ पूरा ऑल ओवर इंडिया में, इतने सारे एरिया में इसने अपना राजस्व फैलाया। जैसे कि दमन एंड द्वीप यहाँ पे है, द्वीप दमन, गोवा, बैसिन, चौल, सेल्सिट, कन्नौर जो कि आज का केरला है, कन्नूर बोलते हैं, बॉम्बे, कैलीकट, केरला, कैलीकट आज का केरला है जो कि कजीकोड़े बोलते हैं इस जगह को। इतना सब एरिया में पोर्तुगीज इस्टेब्लिश अपना कर चुका था अल्फोंसो दे एल्बकर्क ने। ये लिस्ट है जिस जिस एरिया में ये इस्टेब्लिश कर चुका था अपना। दमन दीव, दादरा नगर हवेली, सेल्सिट, बेसिन, गोवा, चौल, कोलन, सूरत, कन्नौर, कोचिन, इतना सारे एरिया में। इसमें से याद रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि फर्स्ट फैक्ट्री पोर्तुगीज ने इंडिया में कहाँ लगाया था? कैलीकट में। मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था कि वास्को डी गामा सी रूट खोज के सबसे पहले कहाँ एंटर किया था? कैलीकट में। पहला फैक्ट्री कैलीकट में लगाया। फर्स्ट फोर्ट, किला, आने के बाद व्यापार करने के लिए किला का जरूरत पड़ता है, किला, वो लगाया था कोचीन में। फर्स्ट फैक्ट्री कैलीकट में, फर्स्ट फोर्ट कोचीन में, फर्स्ट किला कोचीन में, सेकंड फोर्ट, सेकंड किला कन्नौर में।
अब ये इतना साल शासन करने के बाद यहाँ पे 1500 में ही आया था और पूरी 100 साल के आसपास यहाँ पे इंडिया में अपना व्यापार फैलाया। और 1612 में बैटल ऑफ सुवेली हुआ। उसमें सूरत के आस पास हुआ था। ब्रिटिश और पोर्तुगीज़ में वॉर हुआ और उसमें ब्रिटिश जीतता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश अभी यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में उस टाइम सिर्फ ऐसा नहीं है, सीरियली नहीं हो रहा था कि पोर्तुगीज़ आए, व्यापार फैलाए, फिर पोर्तुगीज़ गए, फिर डच आए, फिर चले गए, फिर ऐसा नहीं। उस टाइम अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग अलग अलग कंट्री से आ रहे थे और अपना व्यापार इंडिया में फैला रहे थे। उसमें से जैसे कि अभी पोर्तुगीज़ आए, उस इस टाइम तक ब्रिटिश जो है 1600 में ही आ गया था। ब्रिटिश जो है 1600 में ही आ गया था। तब तक ये इतना दूर तक फैल चुका था पोर्तुगीज़। तो ये फिर जब देखा, ब्रिटिश क्या करता था ना कि देखता था जो अपना एरिया एक्सपेंड कर रहा है, अपना कॉम्पिटिटर जो रहता था उसके साथ वॉर करके उसको भगाता था। वो भी वॉर डायरेक्टली नहीं करता था, जब इनडायरेक्टली करता था, जब देखता था कि कमज़ोर है उस स्थिति में। 16 हाँ बोल क्या रहे थे कि 1600 में ये आ गया था और ये पोर्तुगीज़ आके अपना इतना सा फैला चुका था। उसके बीच में ये आया, इसी के बीच में फ्रेंच भी आ गया था, डच भी आ गया था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पोर्तुगीज़ के बारे में जाने, पोर्तुगीज़ आया और उसको वापस कैसे गया इंडिया से, वहाँ तक के बारे में बात की। फिर आगे ये भी बात करेंगे डच आने के बाद क्या कैसे आया और उसका शासनकाल कैसे रहा। आए थे बहुत लोग, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, सबको भगा के लास्ट में शासन ब्रिटिश ही करता है। तो आके शासन फैला के और कब तक रहा, क्या क्या किया, वो इंडिविजुअली अलग अलग सब कंट्रीज का हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में देखेंगे कि ब्रिटिश बच जाता है, उसके बाद वो क्या करता है। तो ये जो वॉर हुआ था ये ब्रिटिश तब रचा था जब पोर्तुगीज का वॉर एक बार डच से हुआ था, डच से हो के, और ये इतना एरिया हार गया था पोर्तुगीज। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब एरिया पोर्तुगीज हारा। उस टाइम ब्रिटिश का नज़र पड़ा कि ये कमज़ोर है, उस टाइम अटैक किया और वॉर के थ्रू बैटल ऑफ सुवेली में इसको हराया था। तो ये ओवरऑल पोर्तुगीज के बारे में हमारा ख़त्म होता है। रिवीजन करते हैं एक बार स्टार्टिंग टू एंड। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़े, यूरोपियंस का आगमन के बारे में पढ़े। यूरोपियंस एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। यूरोपियंस का बैकग्राउंड जानते हैं, क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे डेवलप हो गया था, मशीनीकरण जिससे इंसानों का काम आसान होना, फैक्ट्रीज वगैरह लग गया था। साइंटिफिक टेम्परामेंट, सोचने की शक्ति उन लोगों की काफ़ी अधिक बढ़ गई थी, ब्रेन डेवलप हो गया था उन लोगों का। तर्क शक्ति, रैशनलिटी आ गया था, कोई भी चीज़ पर क्यों वाला जो सवाल होता है ना, तर्क शक्ति, तर्क करना कोई चीज़ पर, ये इन लोगों में डेवलप हो गया था। इसी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह सब बन गया था। इतना सब होने के बाद इन्हें चाहिए क्या था, रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज, चीप लेबर्स, मार्केट, ये सब चीज़ें की डिमांड था इन लोगों को, जो कि ऑल ओवर अदर कंट्रीज़ में जाके देखते थे कि कहाँ पे, और वहाँ पे अपना कॉलोनियलिज्म स्थापित करते थे। इसीलिए यूरोप अन्य देशों में अपना उपनिवेशवाद स्थापित करते थे, ये सब चीज़ का डिमांड देखते हुए जहाँ पे होता था वहाँ पे। ये था बैकग्राउंड उसका। उसके बाद यूरोपियंस का बैकग्राउंड ये। अब यूरोपियंस में बहुत सारे कंट्रीज थे, उसमें से सबसे पहली बार कौन आया था इंडिया, तो वो पोर्तुगीज आया था इंडिया। पोर्तुगीज में से कौन, वास्को डी गामा पहला पर्सन था। 1498 में खोजा सी रूट, यहाँ से एंटर किया, कैप ऑफ होप में रुका था, फिर इंडिया एंटर किया था। इसका वेलकम किया था जामोरिन नाम का जामोरिन टाइटल का एक राजा था। इसका उल्लेख है मोरक्को का एक ब्लॉगर था इब्न बतूता, उसके किताब में, जिस किताब का नाम है रिहला। वास्को डी गामा आया, सीरू ढूंढा, कैलीकट में ये पहली बार एंटर किया था। 1500 में फिर वास्को डी गामा के बाद पेड्रो एल्वारेस कैब्रल उसी के जैसा आया, ईस्टर्न सी में, ईस्टर्न सी तरफ इंडियन ओशियन में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। फिर अल्फांसो द अल्बकर, जो कि बोला जाता है कि इसने अपना रियल फाउंडेशन रखा, फैलाना जो होता है ना इंडिया में, अपना खुद का एक्सपेंड करना, ये सबसे ज़्यादा इसी ने किया था। ये गवर्नर के तरफ अपॉइंट किया गया, पोर्तुगीज़ में नियुक्त किया गया। ये बीजापुर को कॉन्कर्ट किया 1510 में। पोर्तुगीज़ में अपना सेटलमेंट ये इतना सारे एरिया में फैला दिया 100 साल के अंदर। ये कुछ सालों का बात नहीं है, 1500 में आता है। और बैटल ऑफ सुवेली मैंने बताया कि 1612 में होता है। तो 100 सालों तक शासन किया था पोर्तुगीज़ ने, इतना सब एरिया में अपना सेटलमेंट फैला दिया था। वो सब एरिया क्या क्या था, ये रहा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, सैलसिट बेसिन, गोवा, चौल, कोलन, सूरत, कैनन और कोचीन। इसमें से याद रखने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट फैक्ट्री कालीकट में लगाया,
याद रखने वाली बातें ये है, फर्स्ट फैक्ट्री कैलीकट में इस्टेब्लिश किया, फर्स्ट फोर्ट कोचीन में इस्टेब्लिश किया, सेकेंड फोर्ट कैननौर में इस्टेब्लिश किया, और बैटल ऑफ सुवेली के थ्रू ब्रिटिश से वॉर हुआ सूरत के बगल में 1612 में। ब्रिटिश और पोर्तुगीज़ के बीच वॉर हुआ जिसमें कि ब्रिटिश जीत जाता है और पोर्तुगीज़ को जाना पड़ता है वापस। यहाँ पे पोर्तुगीज़ का शासनकाल इंडिया में ख़त्म हो जाता है। उस टाइम पे पोर्तुगीज़ डच से वॉर करके कुछ एरिया हारा था, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब हारा था, तो पोर्तुगीज़ टाइम कमज़ोर था, तो वही मौका का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने और बैटल ऑफ सुवेली वॉर लड़ा 1612 में और पोर्तुगीज़ को हरा दिया।